नमस्कार मेरे प्रिय शिक्षक साथियों और मेरे प्यारे भाइयों। तो यूपी टेट 2013 में जो एग्जाम हुआ था उस पर आज जो परीक्षा है उसको हम सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें गणित के 1 से 30 क्वेश्चन थे, उनको हम हल करा के चलेंगे। और आपने अभी तक मैंने 2011 का जो एग्जाम था उसको मैंने सॉल्व करा दिया, आपने देख लिए होंगे। हम सारे क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से समझाएंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और अपने जितने भी शिक्षक साथी हैं उनको हमारी क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए। और साथ साथ में हमने गणित को बिल्कुल विस्तार रूप से भी शुरुआत कर दिया है, जिसमें अपर प्राइमरी और प्राइमरी वाले भी उसको पढ़ सकते हैं और अपने पेपर को अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे जो भी क्लास मिलेगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, कमेंट लाइक करा करें कि आप हमारी वीडियो को, हमारी क्लास को कहाँ से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो परीक्षा ये 2013 में आई है उसी को हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। चलिए, तो आज का जो पहला सवाल है उसको हम देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्लास आज की क्लास का पहला सवाल शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या दिया, समीकरण 2 की पावर x + 5 बराबर 2 की पावर x + 3 + 12 में x का मान कितना होगा। तो प्यारे साथियों, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझ लीजिए। जैसे हमें सवाल दिया है 2 की पावर x + के 5 बराबर 2 की पावर x + के 3 + के 12। इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे, जैसे ये 2 की पावर x को अलग कर लीजिए और 2 की पावर 5 को अलग कर लीजिए, ठीक है। ऐसे इधर आप कर सकते हो, 2 की पावर x को अलग कर सकते हो और 2 की पावर 3 को अलग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब हम समान आधार वाली दो संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो ऊपर की जो घात है वो जुड़ जाती है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, हमने दोनों संख्याओं को क्या कर लिया है, अलग कर लिया। अब यहाँ पर देखते हैं 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, यानी 2 का गुणा 5 बार करना है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कितना हो जाएगा, 32। तो मैं लिख सकता हूँ 32 2 की पावर x। क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर प्लस 12 और है। ऐसे ही इसको 2 की पावर 3 का मतलब कितना होगा, 8। तो हम लिखेंगे 8 और 2 की पावर x + के 12। अब प्यारे साथियों, अब आप क्या कर सकते हो, अब ये जो 2 की पावर x वाला है इसको इधर ले आइए, इस साइड पे पक्षांतर कर दीजिए। तो 32 2 की पावर x - के 8 × 2 की पावर x बराबर इधर कितना रह जाता है, 12। 12 रह जाता है। अब इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। कॉमन कितना ले सकते हैं, 2 की पावर x आपको कॉमन दिख रही है, कितनी दिख रही है, 2 की पावर x कॉमन दिख लेंगे मेरे प्यारे साथियों। या आप ऐसे घटा सकते हो कि 32 में से 8 गया तो कितना बचा, तो ऐसे भी कर सकते हो या घटा सकते हो। जैसे मान लो 32 में से आप घटा दिया तो यहाँ पर ये कितना है, 12। अब जैसे दोस्तों इसे घटा दोगे, 12 में से 8 गया तो 4 बचा और यहाँ कितना बच गया, 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं 24 बचा है ना, और 12, ये 12 हो गया। अब हम प्यारे साथियों क्या करेंगे, 2 की पावर x इधर है और 12/24, 24 को जो यहाँ था उसको हमने नीचे भेज दिया। अब इसको आप काट पीट कर सकते हो, ठीक है। काट पीट करेंगे, 12 × 12, 12 दूनी 24। अब 2 की पावर x बराबर ये 1/2 आ गया, क्या आ गया, 1/2। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगा। अब जब आधार समान होते हैं तो घातें बराबर हो जाती हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x बराबर -1 आ जाएगा, ठीक है। जब घातें बराबर होती हैं तो उसके, जब आधार बराबर होते हैं तो घातें बराबर हो जाती हैं और घातें बराबर होती हैं तो आधार बराबर हो जाती है, ठीक है। इस नियम को हम याद कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक नियम बता देता हूं, जैसे x की पावर p है बराबर x की पावर q, ये जब आधार बराबर हैं तो p बराबर q हो जाएगा, ठीक है। ये नियम है। दूसरा, जैसे x की पावर p बराबर y की पावर p, अगर यहाँ पर घातें बराबर है तो x बराबर y हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों नियम को आप याद कर सकते हो, बीजगणित के नियम है, ठीक है। तो आप अभी फिलहाल हमारा आंसर कितना है, -1। तो आप समझ सकते हो दोस्तों हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल को समझते हैं। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। आपको पता है कि सन 2011 का पेपर बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे सवाल थोड़ी से कठिन होते चले जाएंगे। यहाँ पर कह रहा है कि यदि व्यंजक x² - 2ax + a को x + a से भाग दिया जाए तो शेषफल 4 बचता है। क्या कह रहा है, शेषफल 4 बचता है। तो भाग देने का मतलब ये है, आप इस समीकरण में x + a बराबर 0 या x बराबर -a रख सकते हैं इसकी जगह पे। तो आप यहाँ पर x की जगह पे -a रखेंगे
-2a और x की जगह पे -a रखेंगे, ठीक है मित्रों, और प्लस के a स्क्वायर और बराबर, क्योंकि शेषफल कितना बच रहा है 4, तो यहाँ पर 4 रख सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से सॉल्व करो तो ये कितना, जब आपको देखो ये माइनस की संख्या और इस पर वर्ग लगा हुआ है, सम संख्या लगी है तो प्लस का हो जाता है, ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का माइनस में गुणा करने पर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, और ये हो जाएगा मित्रों a स्क्वायर बराबर 4। अब ये a स्क्वायर इसके सामने 1 होता है, इसका गुणांक इसके सामने भी 1 गुणांक होता है। अगर मैं इसको जोड़ू 1 और 2 3 और 1 4, तो मैं कह सकता हूँ 4a स्क्वायर बराबर 4। अब इसको काट पीट आप आराम से कर सकते हो, काट पीट करोगे तो 4 से 4 क्या है मित्रों कट जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर 1। तो जब a का मान ज्ञात करूंगा तो इस पे 1 पे वर्गमूल लग जाएगा, और जब भी वर्गमूल से कोई संख्या बाहर निकलती है तो प्लस माइनस में दोस्तों बाहर निकलती है, ठीक है। तो क्यों प्लस माइनस बाहर में निकलती है, क्योंकि -1 का -1 से गुणा करने पर भी +1 होता है, और +1 का +1 से गुणा करने पर भी रूट के अंदर 1 होता है। तो हम कह सकते हैं इसमें से तो -1 बचेगा और इसमें से 1 बचेगा, तो मैं क्यों नहीं कह सकता हूं, तो फिर मैं कह सकता हूं कि वर्गमूल से निकलने के बाद में कोई संख्या प्लस माइनस की निकलेगी। लेगी, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा अगर आपको समझना है तो हमारे चैनल पर जाइए, इसमें आपको सारे टॉपिक के अलग अलग क्लास मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जैसे ही जाओगे तो प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज आपको सारी क्लास मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस सेट है, आपको जल्दी जल्दी कराना पड़ेगा। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। तो गला बैठा हुआ है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। सवाल क्वेश्चन नंबर 3, 1 + 2 + 3 + 10 -50 का मान कितना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 से 10 तक का योग कितना है। तो बस मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जैसे 1 + 2 + 3, अगर आप 10 तक जोड़ते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, 10 का आधा कितना होता है 5, 2 बार लिख दीजिए उसको 5, तो 55 होता है, यानी 10 तक का योग कितना होता है 55। इसी तरह से अगर मैं 1 से 100 तक की बात करता हूं दोस्तों, 1 से 100 तक की बात करता हूं, तो 100 का आप आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 50, तो ये 5 और 50 हो गया। इसी तरह से दोस्तों मैं अगर 1000 तक का योग की बात करता हूं तो इस तरह से सवाल आप कर सकते हो। तो 1000 का आधा कितना होता है 500, तो 500 कर सकते हो। तो इस तरह से आप समझ गए, एक ये रूल है। तो हम कह सकते हैं कि 1 से 10 तक का योग कितना हो जाएगा 55, तो 55 तो ये हो गया, और हमें घटाना कितना है 50। तो जैसे ही दोस्तों इसमें से 55 में से 50 घटाओगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5। यही हमें आंसर नजर आ रहा है ऑप्शन बी में। क्लियर, समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरल सवाल है। लेकिन जो शिक्षक साथियों ने कभी गणित नहीं पढ़ा है, जो किसी और सब्जेक्ट के होते हैं, आर्ट साइड के होते हैं, सामाजिक वाले या जो साइंस वाले होते हैं, वो गणित को नहीं समझ पाते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट को क्लियर करा के चल रहा हूं, ठीक है। चलिए अगले सवाल को समझते हैं। चौथा सवाल देखेंगे मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। इसमें क्या कह रहा है, प्रेक्षणों x + 3, x + 5, x + 7, x + 10 का माध्य 9 है, तब अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य कितना होगा। तो माध्य का मतलब होता है कि जिन संख्याओं को जोड़ने के बाद में जितनी संख्या उसका डिवाइड करें तो वही हमारा माध्य निकल के आता है। जैसे अगर मैं ये जोड़ूं x और x + 3 और x + 5 और x + 7 और x + 10, अगर मैं इनको जोड़ के मित्रों हमारे कितने पद बन रहे हैं, तो पद आप देखोगे तो पद कितने हैं, यहाँ पर 5 पद हैं। देखिए 1 2 3 4 5 पद है। कितने पद है 5, तो 5 से ही हम डिवाइड करेंगे तो इसका माध्य निकल के आएगा। और माध्य में दे कितना दिया है 9, माध्य कितना दे दिया है 9। अब आपको क्या करना है, x वाले पदों को x में जोड़ना है, तो x के 5 पद हैं तो 5x हो गया। और संख्या को मित्रों संख्या में जोड़ना है, जैसे 3 और 5 8, 8 और 7 15 और 15 10 25, तो ये 25 हो गया। और इस 5 का गुणा आप 9 में कर लोगे तो 9 पंजे 45। क्लियर। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि इस जो संख्या इसको इसमें से घटा देना है। तो जब भी 45 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 20। अब 5 से काट सकते हो तो 5 चौके 20। अब मुझे x का मान कितना मिल गया, 4 मिल गया। x का मान कितना मिल गया 4। वो कह रहा है प्रारंभ के हमें कितने पद चाहिए, 3 पद चाहिए, नहीं अंतिम 3 पद चाहिए उसको। तो अंतिम 3 पद कौन से हैं, एक तो x + 5 है, एक x + 7 है और एक x + 10 है। तो जब यहां पर मैं 4 रखूंगा 5 में जोड़ूंगा तो 9 हो जाएगा, यहां पर 4 रखूंगा 7 में जोड़ूंगा तो 11 हो जाएगा, और यहां पर 4 रखूंगा 10 में जोड़ दूंगा तो 14 हो जाएगा। यानी 3 पद कौन से हो जाएगा, 9 11 14।
अब इसका क्या चाहिए, माध्य चाहिए। तो जब भी दोस्तों आप 9, 11 और 14 को जोड़ोगे और 3 का डिवाइड कर दोगे तो हमें माध्य मिल जाएगा। 9 और 11 20, और 20 और 14 कितना हो गया, 34। 34 में दोस्तों 3 का भाग करोगे तो आप कह सकते हो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बचेगा। तो 11 से ही 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 से ही 1/3, जो कि ऑप्शन किस में नजर आ रहा है, ऑप्शन सी में नजर आ रहा है, ये 3 है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसको अच्छी तरह समझना है तो दोबारा क्लास को बैक करके देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को प्यारे साथियों समझते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करते हो, यानी समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करते हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि ये समचतुर्भुज होगा, समलंब चतुर्भुज होगा, आयत होगा या पतंग होगा, है ना। दोस्तों जैसे मान लो अगर हमारे पास यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण, जैसे समचतुर्भुज ये होता है, ये समचतुर्भुज है। अब इस दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं, जैसे ये विकर्ण है एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं। जब एक दूसरे को समकोण यानी 90 एंगल बनाते हैं, इधर भी 90 एंगल बनेगा, इधर भी 90 एंगल बनेगा और इधर भी 90 एंगल बनेगा। जब ये एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे तो ये बनने वाली आकृति हमारी कौन सी होगी, समचतुर्भुज ही कहलाएगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। तो हमारा समचतुर्भुज हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं तो वो क्या बनता है, समचतुर्भुज बनता है। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कार्तीय तल में बिंदु -2, -3 किस पाद पर स्थित है। तो कार्तीय तल क्या होता है, जैसे मान लो ये है हमारा कार्तीय तल में, आपने 2 अक्ष समझे होंगे। एक होता है दोस्तों एक्स अक्ष, या प्लस होता है और यहाँ माइनस होता है। दूसरा वाई अक्ष, या प्लस होता है और यहाँ माइनस होता है। अब वो ये कह रहा है कि ये दोनों किस पर काटते हैं, ये दोनों किस चतुर्थांश में काटते हैं। द्वितीय ये होता है प्रथम, ये होता है द्वितीय, ये होता है दोस्तों तृतीय और ये होता है चतुर्थ। तो यहां पर जो संख्या आएगी दोनों प्लस प्लस की आएगी। जैसे कोई मान लो मैं यहां पर देखता हूं तो ये एक्स वाई दोनों प्लस प्लस के आएंगे। यहां पर बात करूं तो एक्स माइनस का आएगा और वाई प्लस का आएगा। यहां पर माइनस का एक्स और माइनस का वाई आएगा और यहां पर माइनस का, यहां प्लस का एक्स और माइनस का वाई आएगा। लेकिन हमें यहाँ दोनों माइनस के दिए तो दोनों माइनस के किस में आ रहे हैं, तीसरे में। तो तीसरे चतुर्थांश में आएंगे, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। छोटी सी चीज है, आपने चतुर्थांश पढ़े होंगे, 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ाए जाते थे, वही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझना पड़ेगा दोस्तों, इससे सरल आपको कोई नहीं समझा सकता जितना मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5वां भाग ट्रेन से, 1/3 बस द्वारा, 1/4 कार तथा शेष 3 किलोमीटर पैदल चलता है, तो उसकी यात्रा की कुल दूरी कितनी है। तो सपोज कर लो कि कोई, जैसे टोटल दूरी मेरी x है, टोटल दूरी मेरी कितनी है, x है। अब हम क्या करेंगे, 2/5वां का मतलब होता है 2x/5। ठीक है, ये 2/5वां भाग हो गया। ये किससे उसने चली है, ट्रेन द्वारा। ठीक है, 1/3 यानी x/3 ये किससे चला है उसने, 2 तरीके से बताऊंगा मैं। ठीक है, एक इधर बिना x मान के ही बताऊंगा। 1/3 बस द्वारा चला है, फिर कह रहा है आगे 1/4 कार द्वारा, यानी x का 1/4 ये किससे चला है, कार द्वारा। टोटल हम जोड़ लें, टोटल जोड़ेंगे मित्रों तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 5 × 15 और 15 चौके 60 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 60 बनाने के लिए यहाँ पर कितने, 12 का 12 पंजे 60, तो 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा 24x प्लस, ऐसे इसे 60 बनाने के लिए 20 का गुणा करना पड़ेगा, तो 20 या 60, तो 20x ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 60 बनाने के लिए 15 चौके 60, तो यहाँ पर 15 का गुणा कर लीजिए, 15x हो गया।
टोटल जोड़ो, दो ऊपर जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 24, 20 और 15, ये हो जाएगा 59x। कितना हो जाएगा 59x बटे कितना नीचे 60। अब इसमें से घटाओगे तो 60 में से 59 घटाओगे तो कितना बचेगा x बटे 60, x बटे 60। और यही जो हमें दोस्तों दे दिया वो कितना दे दिया 3। तो जैसे ही आप 60 का इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 180। तो टोटल दूरी कितनी, क्योंकि टोटल दूरी हमने कितनी मानी थी x, और x पे कितने निकल के आया 180। तो यही हमारा आंसर है ना। इस तरह से आप कर सकते हो। अगर आप ना मानो, आप केवल ये कह रहे हो 2/5 भाग, मैं 1 मान ले रहा हूं, क्या मान रहा हूं 1 मान रहा हूं, 2/5 भाग, 1/3 भाग और 1/4 भाग। जब दोस्तों मैं इनको जोड़ता हूं तो एलसीएम तो 60 आएगा। तो यहां पर 60 करने के लिए कितना करेंगे 12 पंजे 60, तो 12 दूनी 24। तरीका वही है, 20 तिया 60 यानी 20 और 15 चौके 60 यानी 15। ऊपर जोड़ेंगे तो 59 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 60। अब इसका डिफरेंस कितना रहा 1, तो 1 पे कितना है दोस्तों 60, तो 3 पे कितना है 180। आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि 1 पे 60 है तो 3 शेष बची थी, तो 3 पे कितनी होगी 180। तो इस तरह से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अच्छी तरह से आपने समझ लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल को समझते हैं मेरे प्यारे साथियों। x प्लस 1/x बराबर 5, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। तो इसे समझने के लिए प्यारे साथियों आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, अगर x प्लस 1/x बराबर a यानी कोई मान दिया है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान होता है a स्क्वायर माइनस 2। क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2। अगर ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया है तो सीधे सीधे पुट कर दीजिए, क्योंकि a का बराबर कितना 5 दिया है, तो a स्क्वायर माइनस 2 का मान याद करना है। तो 25 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा 23। और यही हमारा आंसर है जो कि ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। इसी प्रकार का ये सवाल दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों देखेंगे, यहां पर क्या कह रहा है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प x प्लस वाई का क्यूब होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का गुणनखंड है। इसका आपको गुणनखंड बताना है मेरे साथियों। तो सबसे पहले आपको गुणनखंड करने पड़ेंगे, तभी तो पता चलेगा इसमें कौन सा गुणनखंड है। तो हम देखते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो इसको सॉल्व करोगे, जैसे इस फॉर्मूले को खोलोगे तो एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस के 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई, और ये हमारा दिया है एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब। तो इससे ये कट जाएगा मेरे प्यारे साथियों, इससे ये कट जाएगा, कट गया, यानी x से x और y से y कट गया। अब हमारे पास कितना बचता है, हमारे पास कितना बचता है, ये बचता है 3xy और ये है x प्लस वाई। अब इसमें दो फैक्टर हो सकते हैं, एक ये हो सकता है, एक 3xy। तो गुणनखंड में यहाँ पर ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि ये इसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो ये इसका गुणनखंड है, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, n भुजाओं वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों शीर्षों से विकर्णों की संख्या की अगर हम बात करें तो विकर्णों की संख्या, अगर विकर्णों की संख्या की बात करें दोस्तों तो ये होता है n-3/2 फॉर्मूला होता है। ये पूरा कंप्लीट नहीं दिया है, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं, है ना। लेकिन अब जब ये नहीं दिया तो हम इसी को आंसर मान सकते, ठीक है। वैसे इसका आंसर यही होगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ऑप्शन डी होगा इसका। विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए ये होता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल को प्रिय साथियों समझेंगे, क्या कह रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, दुकानदार 5% की छूट देता है, फिर भी 25% का लाभ कमाता है। तो दोस्तों अंकित मूल्य का मतलब होता है एमआरपी। अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है, एमआरपी, यानी ये 500 रुपए है। और जब मैंने 500 रुपए पे 5% का डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट दे दिया मैंने तो 95/100, यानी मेरा ये विक्रय मूल्य बन गया। अब मुझे निकालना है इसका लागत मूल्य, तो अब मुझे 25% का लाभ देना, तो लागत मूल्य निकालने के लिए लाभ हानि बटे में नीचे रखते हैं, तो 25% का लाभ देना तो 125 हो जाएगा। तो 100 से सीधा सीधा कट गया दोस्तों, है ना। और 5 से ये 19 बार कट जाएगा
और 5 से ये 25 बार कट जाएगा और 25 से ये 20 बार कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा? अब हमें गुणा करना है दोस्तों 20 और 19 का, और 20 और 19 का जैसे ही गुणा करोगे तो ये हमारा लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य बन जाएगा। तो 19 दूनी 38, तो लागत मूल्य हमारा कितना आ जाएगा? 338 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 338 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 380 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राधिका ने 25,000 रुपये में एक कार खरीदी। अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई। पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% गिर गई। इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो कीमत है वो घटती जा रही है, तो घटने के बाद में उसकी कीमत में कितने प्रतिशत की कमी आई है ये हमको बताना है। क्लियर हो रहा है? तो इसको संख्या को लेने की जरूरत भी नहीं है मेरे मित्रों। तो मैं ये कह सकता हूं, जैसे मान लो 100 रुपये था, 100 पे पहले 10% गिरा तो 90 रह गया। फिर अगले वर्ष 12% गिरा यानी 88 रह गया। अब आपको यहाँ 100 छोड़ना है तो एक जीरो से जीरो काट लिया। अब यहाँ पर से क्या करेंगे, इसका 88 का इसमें 9 में गुणा कर दीजिए। 9 अट्ठे 72 हासिल 7। ठीक है, 9 अट्ठे 72 और 72 और 7 79, और ये जो 10 था इसका आप भाग दे दो। जैसे ही भाग दोगे तो 7.92 आएगा। अब इसमें आप अंतर पता करेंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि 79.2 जैसे ही घटाएंगे तो 8 पॉइंट यहाँ से 9 में से 9 गया तो 0, और यहाँ से 9 में से 7 गया तो 2। 20.8% की यहाँ पर कितनी आती है? 20% 8% की कमी आती है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हमने इसकी रुपए की जरूरत पड़ी? हमें रुपए की कोई जरूरत नहीं पड़ी, हम इसी तरह से ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको रुपए जब कोई कीमत गिर रही है या बढ़ रही है तो वैसे पता कर सकते हैं। हाँ, अगर रुपए में पूछता तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, वो केवल परसेंट में पूछ रहा है तो आपको इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? ये समझ में आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को समझते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, इसमें क्या कह रहा है। इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका यहीं पर सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पर पहले लिखा 248, फिर लिखा 52 और फिर लिखा ये प्लस में है सर, फिर लिखा 144। अब आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरह समझना, यहीं पर सॉल्व कर लो, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 44 का वर्गमूल कितना होता है? 12, क्योंकि 12 बार 144। जैसे ही 52 और इसको जोड़ोगे तो 64 हो जाएगा, और 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8। तो 8 इसमें जैसे ही प्लस कर दोगे मेरे प्यारे साथियों तो कितना हो जाएगा? देखिए 248 में आप 8 प्लस कर दोगे तो यहां पर कह सकते हैं 256। ठीक है, कितना हो जाएगा? 256। ठीक, तो अब 256 कितने का होता है? तो 16 16 256 होता है। तो ये कितने का हो जाएगा? 256, और 256 वर्गमूल रहता है 16 का। 256 वर्गमूल कितने का रहता है? 16 का। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्लियर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल को समझते हैं। माना दिशाओं को इस प्रकार घुमाया जाए कि जहां दक्षिण पूर्व दिशा है वहां उत्तर दिशा प्रदर्शित की जाए। जहां दक्षिण पूर्व है वहां पर क्या किया जा रहा है? उत्तर दिशा प्रदर्शित की जाए। तो पश्चिम दिशा किधर दर्शाएंगे? तो समझ लीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, चारों दिशाएं बनानी है। इधर रहता है सीधे आगे की तरफ पूर्व, तो इधर पश्चिम हो जाएगा। ऊपर की तरफ उत्तर रहता है और नीचे कितना होता है प्यारे साथियों? दक्षिण। अब वो ये कह रहा है कि दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व ये होगा हमारा, दक्षिण पूर्व होगा। अब दक्षिण पूर्व को उत्तर दिखाना है, दक्षिण पूर्व को उत्तर दिखाना है दोस्तों। दक्षिण पूर्व को जैसे मैं उत्तर दिखाऊंगा तो मेरे प्यारे साथियों ये क्या बन जाएगा? पूर्व। ये क्या बन जाएगा? पूर्व। ये क्या बन जाएगा? पश्चिम। और ये क्या बन जाएगा? दक्षिण। ठीक है, मान लिया जाए अब ये दक्षिण बन जाएगा। अब इसको आगे समझो, वो ये कह रहा है पश्चिम दिशा किधर दर्शाएगी? तो पश्चिम जो दिशा है वो उत्तर पूर्व में दर्शाएगी। किधर दर्शाएगी? उत्तर पूर्व में दर्शाएगी। क्लियर? तो यहां पर देख सकते हो उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व।
उत्तर पूर्व में पश्चिम दिशा आएगी, यही हमारा आंसर है ऑप्शन सी। क्लियर, बड़ी आसानी से समझ पाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसी डायरेक्शन बनाओगे आप उस सवाल को क्लियर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल को समझते हैं मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है। यानी किसी संख्या का 16%, अब मान लो कोई संख्या है, किसी संख्या का 16%, किसी संख्या का 16% में अगर मैं 21 जोड़ता हूं तो वह स्वयं मिल रही है, यानी जो संख्या थी वही मिल रही है मुझे। तो बड़ी आसानी से इसे सॉल्व कर पाओगे। कैसे सॉल्व करोगे? देखिए, जब भी मेरे प्यारे साथियों परसेंट को खोलोगे तो ये कितना हो जाएगा 100, एक्स को इधर ले आइए माइनस आ जाएगा, ये उधर जाकर के भी माइनस आ जाएगा। क्लियर, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी संख्या कट जाएगी। तो यहाँ पर 4 से ये 4 बार और 4 से ये 25 बार, ठीक है। तो ये आ गया ऊपर 4x नीचे 25 और माइनस के x/1 और ये कितना है मित्रों 21। अब इसको सॉल्व करोगे मेरे प्यारे शिक्षक साथियों तो हम कहेंगे नीचे कितना आ जाएगा 25, तो इधर होगा 4x और इधर होगा 25x और बराबर माइनस 21। ऊपर से कितना बचेगा माइनस के 21x और नीचे कितना बचेगा 25 और ये माइनस 21। 21 से माइनस 21 से कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों 25। तो अब पूछ रहा है तो संख्या कितनी, तो संख्या हमारी 25 है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसको 2-3 बार देख लेना, अगर मान लो किसी का क्लियर नहीं हो पाता है तो उसको 2-3 बार देख लीजिए, बार बार भी देख लीजिए, रिपीट कर लीजिए उसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल समझेंगे मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। किसी 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है। परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है। जब छोटा सदस्य पैदा हुआ था तब परिवार की औसत आयु क्या थी? अब आपको यह बताना है कि जब छोटा सदस्य पैदा हुआ था तब परिवार की औसत आयु कितनी थी। तो मैं ये कह सकता हूं कि 5 परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। तो 5 में जैसे 20 का गुणा करूंगा तो मेरे प्यारे साथियों तो मैं कह सकता हूं कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। लेकिन इसमें 5 का गुणा कर रहे हैं यानी एक 5 परिवार की बात है और एक तो 10 का है, तो 10 पंजे 50, यानी ये कितने, एक 10 वर्ष का है तो 50 साल का था। तो इसको जैसे मैं इसमें से घटाऊंगा तो कितना बचेगा 50। तो ये कौन सी छोटा सदस्य की निकल के आ गई 50 और 5 सदस्य में से निकालना तो 5 का डिवाइड कर लीजिए क्योंकि उसकी औसत आयु तो बतानी है। औसत आयु, तो औसत आयु बताएंगे तो कितनी हो जाएगी? जब पैदा हुआ था वो तब वो कितने वर्ष का था? वो 10 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 10 वर्ष का था। तो इस तरह से मेरे प्यारे शिक्षक साथी सॉल्व कर सकते हैं। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नई बात समझ में आई? मैं एक बार फिर समझा दे रहा हूं। जैसे 5 सदस्यों की औसत आयु 20 है तो जैसे मैं 20 का गुणा करूंगा तो ये औसत आयु का योग निकल के आ जाएगा, यानी सबकी योग औसत आयु का योग कितना है? 100 वर्ष है। परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है। सबसे छोटा सदस्य कितना है? 10 वर्ष का है। तो अब इसमें 5 सदस्य का गुणा किया था तो मैं इसका गुणा करूं तो इसकी कितनी निकल के आई? 50। और जब मैं इसमें से 50 घटा दूंगा तो 50 वर्ष तो निकल के आएगी, निकल के आएगी नहीं आएगी? जब छोटा सदस्य पैदा हुआ था तब परिवार की औसत क्या आयु थी? तो 50 वर्ष मैंने इसमें से घटा दी, उसकी उस 10 साल के बच्चे की उसमें आयु घटा दी, औसत आयु घटा दी। तो यहाँ पर जब पैदा हुआ था तब 50 थे, तो 5 परिवार की अगर घटाएं तो यहाँ पर कितने निकल के आ जाएगी? 10। जैसे 5 से भाग देंगे तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल को मेरे प्यारे शिक्षक साथियों समझते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ जाती है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? जब आप ये कह सकते हो कि जैसे परिधि की अगर हम बात करें, परिधि वृत्त की जो परिधि होती है मेरे प्यारे मित्रों 2 पाई आर होती है। परिधि कितनी होती है? वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। लेकिन ये 2 पाई आर दी कितनी है? ये दी है 4 पाई। ये कितनी दी है? 4 पाई। तो क्या मैं यहां से 2 दूनी 4 यानी आर की वैल्यू 2 निकाल सकता हूं? मुझे यहां पर क्या मिल जाएगी? त्रिज्या मिल जाएगी। अब मैं वृत्त का क्षेत्रफल निकालूं, एरिया, मैं क्या निकालूं? वृत्त का क्षेत्रफल निकालूं। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान
अभी मुझे नहीं रखना है, लेकिन आर की वैल्यू रखूंगा तो मैं क्या कह सकता हूँ 4 पाई। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 4 पाई। जब 4 पाई क्षेत्रफल आ जाएगा, अब मैं आपसे ये कहूं कि वृत्त की परिधि कितनी हो गई है। अब वृत्त की परिधि हो चुकी है मित्रों 8 पाई। इसके नए वृत्त की परिधि जो हो गई है परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि कितनी हो गई है 8 पाई। 8 पाई और ये 2 पाई R1 के बराबर रखता हूं, तो 8 पाई को जैसे मैं डिवाइड करूंगा तो आप कहोगे 4, यानी R1 बराबर कितना आ जाएगा 4। त्रिज्या कितनी आ जाएगी R1 की 4 आ जाएगी। अब मैं दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि उसने पूछा उसका क्षेत्रफल बताओ, तो जब मैं इसके वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों ज्ञात करूंगा तो मैं क्या कहूंगा पाई R1 स्क्वायर। अगर इसका क्षेत्रफल मैं निकालूंगा तो पाई R1, इसलिए कितना आया 4, तो 4 का वर्ग करूंगा तो कितना हो जाएगा 16 पाई। कितना हो 4 16 पाई, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अब यहां पर आपको ये देखना है कि 4 पाई से बढ़कर 8 पाई हो रही है, तो पहले क्षेत्रफल मेरा कितना था, मेरा पहले क्षेत्रफल था 4 पाई, वो अब कितना हो गया 16 पाई। पहले मेरा एरिया कितना था, एरिया 4 पाई था, लेकिन अब बढ़ के कितना हो गया 16 पाई। यानी त्रिज्या बढ़ने पर ये कितना गुना हो जाएगा 4 गुना, क्षेत्रफल भी 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जब 4 पाई से जब इसको हम दोगुना करते हैं तो हमारा क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। अगर हम वृत्त की परिधि को या त्रिज्या को दोगुना करते हैं, वृत्त की परिधि या त्रिज्या को दोगुना करने पर वृत्त का क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है। क्लियर, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। वैसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, अगला 18वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना है 15 है, तो a का मान कितना होगा। मेरे प्यारे साथियों, जैसे 1 + 2 डैश प्लस n प्राकृतिक संख्याओं, तो n प्राकृतिक संख्याओं को जैसी जोड़ेंगे तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे 1 + n/2। ये इसका माध्य, और ये माध्य कितना, क्योंकि यहां से और यहां दोनों को जोड़ करके माध्य निकालते हैं और यही दिया है हमारा 15 है। तो n + 1 बराबर, इसको जोड़ देंगे तो 15 दूनी गुणा कर देंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, और जैसे एक को इसमें से घटाएंगे तो 29 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है n का मान कितना होगा, तो n का मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों 29 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए अगले सवाल को हल करते हैं। अगले सवाल को हल करेंगे। अगला सवाल है हमारा 19वां। कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक कोण के बराबर है। मान लो कोटि पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोण, मान लो एक कोण x है और ये कोण कितना होगा 90 - x, तो ये कोण इसके बराबर है। तो x बराबर 90 - x, कोटि पूरक कोण अपने कोण के बराबर है। तो जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे तो 2x बराबर 90 हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। तो 2 से 90 में भाग देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा 45 हो जाएगा। यही हमारा दोस्तों आंसर है। क्लियर हुआ, तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट सवाल समझते हैं मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सभी मेरे शिक्षक साथी सभी में आप शेयर कर दो। ठीक है, अब मेरे प्यारे शिक्षक साथी इसको सॉल्व करते हैं। ये दे रखा 3 + √7 अपॉन 3 - के 4√7 बराबर दे रखा है c + d √7। इसको मेरे प्यारे शिक्षक साथियों सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, कंजुगेट का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे मान लो 3 + √7, कंजुगेट क्या होता है, ये जो माइनस है तो इसका प्लस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी आप इसको ऐसे लिख लीजिए। अब इसका ऊपर नीचे प्लस करके, नीचे वाली जो हर है उसका प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे कहते हैं कंजुगेट मल्टीप्लाई करना। ठीक है, और अभी c + d √7 को आप ऐसे ही लेके चलोगे, क्योंकि हमें c + d का मान ज्ञात करना है मेरे प्यारे साथियों। तो जैसे ही हम ये करेंगे दोस्तों a - b, अब यहाँ पर देखेंगे एक ब्रैकेट में अगर a - b हो, एक ब्रैकेट में अगर a + b हो, तो ये फॉर्मूला बन जाता है a² - b²। तो दोस्तों ये तो बन गया a² और -4√7 का वर्ग, ये बन गया, बढ़िया नहीं बन गया। ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना, तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा दोस्तों, और 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 12√7 हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, और √7 का इसमें गुणा करेंगे तो 3√7 हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 और √7 का 7 हो गया, तो 7 × 28,
मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, तो 28 हो जाएगा। इसको आप ऐसे लेते चले आइए। अब नीचे सॉल्व करोगे तो नीचे ये तो 9 हो गया और ये वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा। मैं यहाँ पर सॉल्व करके बता देता हूँ। वर्ग से वर्गमूल आप हटा दोगे तो 7 चौके और 4 का 16 में गुणा हो जाएगा। 4 का 16 में क्या हो जाएगा, करके दिखा रहा हूँ आपको अगर कंफ्यूजन पड़ रहा है। 4 का वर्ग कर देंगे तो 16 और 7, तो 16 सत्ते 112, तो ये 112 यहाँ पर आ गया 112। अब ऊपर देखेंगे, इनको 28 को 9 में प्लस कर दीजिए, तो 28 को 9 में प्लस कर दोगे तो आप कहोगे सर 37 हो गया। कितना हो गया, 37 प्लस, और ये 3 और ये 12, तो 15√7 हो गया। कितना हो गया, 15√7 हो गया। क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों इसको इसमें से घटा लीजिए। जैसे इसमें घटाओगे तो माइनस के 103 बचेगा। मैं ये कह सकता हूँ 37 बटे माइनस का 103, तो ये आ जाएगा, है ना, माइनस ऊपर लगा लीजिए और माइनस इधर आ जाएगा, यानी 15√7 अपॉन 103 ये। अब दोस्तों यहाँ पर हम समझेंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब आपको किसके बराबर रखना है, c+d√7। अब हमें इसकी क्या करना है, कंपैरिजन यानी तुलना करनी है। तो नए पेज पे चलते हैं, ठीक है। नए पेज पे हमारा क्या मान आया था, ये आया था 37/107, ये माइनस का था, और माइनस के 15√7 अपॉन 103, और ये था हमारा c+k/d√7। तो अब हम तुलना करेंगे, इसकी तुलना इससे कर दो और इसकी तुलना इससे कर दो। तो मैं आपसे कहूंगा c का मान कितना हो गया, -37/103, और d का मान मेरे प्यारे शिक्षक साथी हो जाएगा, d का मान हो जाएगा -15/103। अब इसको आप सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों 37/103, क्यों पे हमें c+d का मान चाहिए, और माइनस के 15/103 सॉल्व करोगे तो 103 तो नीचे आ जाएगा, ऊपर माइनस के 37 और माइनस के 15, जैसे आप जोड़ दोगे मेरे प्यारे शिक्षक साथियों तो 12 और 5 -52/103। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपको -152/103 दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से दोस्तों कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल कुछ बड़े हैं, आप चाहो तो पेपर में छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है √7 प्लस के √6, और दूसरे ब्रैकेट में √7 माइनस के √6, और प्लस के दिया है मेरे प्यारे शिक्षक साथी 200। तो ये इनटू में दिया है। अब ये एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये हमारा a² माइनस b² हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ 7 का स्क्वायर माइनस का 6 का √6² प्लस के 200। अब आप देखोगे कि वर्ग से वर्गमूल हट गया तो ये 7 आ गया, ये वर्ग से वर्गमूल हट गया तो 6 आ गया, और ये 200 आ गया। अब आप ऐसा मत करना, इसको इसमें घटा दो, पहले इसको जोड़ना पड़ेगा। तो 207 माइनस के 6, और तो जैसे ही घटाओगे तो 201, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, 201 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि सर्वसमीकाएं जो इनके फॉर्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, सवाल नंबर 22 है। इसमें क्या कह रहा है, संख्याओं √2 और 4 की घात 1/3, 5 की घात 1/4, 3 की घात 1/6 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है दोस्तों। तो जो √2 है, 4 की घात 1/3 है, 5 की घात 1/4 है, 3 की घात 1/6 है। कैसे पता करोगे आप, करेंगे, मैं इसको ऐसे √2 लिख सकता हूँ, इसको मैं ³ √4 लिख सकता हूँ, इसको मैं √5 लिख सकता हूँ, इसको 3√5 6 लिख सकता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 होती है, 2 3 4 6, 2 3 4 6 का एलसीएम लूंगा दोस्तों, का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, तो आ जाएगा 12। अब 12 आपने एलसीएम यहाँ रख लीजिए, ठीक है। अब आपको ये देखना, इसमें इस घात को 12 बनाने के लिए 6 का गुणा करना पड़ेगा, इस 3 को 12 बनाने के लिए 4 का गुणा करना पड़ेगा,
इस 4 को 12 बनाने के लिए 3 का गुणा करना पड़ेगा, उसको 6 12 बनाने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो जो ये जो गुणा कर रहा है उसको ऊपर घात पे गुणा कर दीजिए। तो मैं मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, मैं यहाँ पर 2 की पावर 6 रख दूंगा, 4 की पावर 4 रख दूंगा, 5 की पावर 3 रख दूंगा और 3 की पावर 2 रख दूंगा। अब इसको सॉल्व करूंगा तो 2 की पावर इसको सॉल्व करूंगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ये होगा मेरे प्यारे साथियों 64। इसको सॉल्व करूंगा, ये हो जाएगा 256। इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 125 और इसको सॉल्व करूंगा तो ये 9। अब आपसे पूछ रहा है कि छोटी संख्या कौन सी, तो छोटी संख्या कौन सी दिख रही है आपको, ये यानी कौन सी दिख रही है आपको, ये संख्या दिख रही है √3 की पावर 1/6, यही हमारी छोटी है। अगर बड़ी पूछता है तो आपको कौन सी दिख जाती, 4 की पावर 1/3। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। जब भी ऐसे घातांक गणित के सवाल आते हैं आप इस तरह से क्लियर कर सकते हो। आपको घातों का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इस सवाल को देखेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। क्या कह रहा है, 5 1 3 2 4 1 6 और क्वेश्चन मार्क में कौन सी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या होगी, सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा जो 3 से विभाजित हो जाए। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जैसे हमने 5 लिख लिया, 1 लिख लिया, 3 लिख लिया, 2 लिख लिया, 4 लिख लिया, 1 लिख लिया, 6 लिख लिया और क्वेश्चन मार्क लिख लिया। अब दोस्तों हमको क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर सबसे बड़ा कितना है, 9। सबसे पहले इन अंकों को जोड़ने की कोशिश करो, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 2 11, 11 और 4 15, 15 1 16 और 16 6 22, यानी इनको जोड़ने पर 22 हो रहा है। अब लेकिन कोई संख्या को जोड़ने पर, कोई संख्या के अगर अंकों को जोड़ें तो वो 3 से विभाजित हो सकती है। अंकों का जोड़ 3 से विभाजित होगा तो वो संख्या पूरी 3 से विभाजित होगी। तो हमको क्या करना, लेकिन 22 3 से विभाजित नहीं हो पा रही है। अब इसमें हम सबसे पहले 9 रख के देखें। अगर 9 में 22 में जोड़ता हूं, 9 22 में जोड़ता हूं तो आप ये कहोगे कि सर कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा और ये 3 से विभाजित नहीं होता, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा। इससे 8 रखेंगे, 8 जैसे ही मैंने यहां पर रखा तो कितना हो जाएगा, 30, और 30 का मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूं, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। इसलिए मैं दोस्तों कह सकता हूं कि हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, सबसे बड़ा अंक ए हो जाएगा। 7 रखूंगा 29 होगा, विभाजित नहीं होगा, 6 रखूंगा 28 होगा, विभाजित नहीं होगा, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 8। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर अगर हम 8 रखेंगे तो वो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, दो प्राकृतिक संख्या 6:11 के अनुपात में है, यदि इनका लासा इतना है तो इनका मासा कितना होगा। बड़ा सरल सा सवाल है, 6:11। जब भी अनुपात दे दिए जाए और यहाँ पर दे रखा है लासा कितना दे रखा है, 462। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आपको जब भी लासा ज्ञात करना है, जब भी आपको लासा ज्ञात करना है तो इन दोनों का गुणा करके इसमें डिवाइड कर देना है। 11 यानी 6 गुणा 11 का डिवाइड कर देना है। तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे आपको मासा मिल जाएगा। 6 से डिवाइड करोगे मेरे प्यारे शिक्षक साथियों तो 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 और 11 सत्ते 77, यानी HCF मुझे कितना मिल जाएगा, मासा 7 मिल जाएगा। यही हमारा आंसर है मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, 7 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, चलिए मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, 2013 का प्रश्न सेट आपको मैं करा रहा हूं। ठीक है, दो भाइयों की आयु का योग तथा अंतर दोनों ही ऋण संख्या है, दोनों ही ऋण संख्या है। तो छोटी संख्या, तो छोटे की उम्र, यदि बड़े की उम्र 23 वर्ष है तो छोटी की उम्र ऋण संख्या कौन सी होती है। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए मेरे प्यारे शिक्षक साथियों कि ऋण संख्या कौन सी होती है। ऋण संख्या वो संख्या होती है मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, अब यदि बड़े की उम्र 23 वर्ष है तो छोटी की उम्र कितनी है, दो भाइयों का योग तथा अंतर दोनों ही ऋण संख्या है। ऋण संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जो एक दूसरे को विभाजित नहीं कर पाए, जो एक दूसरे को विभाजित नहीं कर पाए। अब मैं विकल्प से ही सॉल्व करूंगा। जैसे मैं 23 में मैं 18 जोड़ता हूं तो 8 और 3 11 हासिल 1 और 2 और 2 4 41 होगा। अंतर करता हूं, लेकिन वो छोटे की उम्र क्या हो सकती है,
ये कह रहा है कि छोटे की उम्र क्या हो सकती है, ये हमें पता करना है। अब मैं 18 इसमें से घटा दूं तो 13 में से 8 गया तो 5 बच गया, तो यहां पर 5 आ गए। क्लियर आ रही बात? तो 41 5 हो सकती है क्या? 41 5 हो सकती है क्या? मुझे तो लग रहा है कि 41 5 हो सकती है, क्योंकि दोनों ही ऋण संख्या देख लो, ये भी ऋण संख्या, ये भी ऋण संख्या। वो संख्या होती है जो अभाज्य संख्या होती है। अब क्या, ये तो हमारा आंसर हो गया, लेकिन मैं दोनों और अलग संख्याओं को क्लियर करवा रहा हूं। 8 को देख लीजिए, 23 में 8 जोड़ दोगे, 23 में 8 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 31। लेकिन 23 में से 8 घटा दिया, ठीक है, तो आप कहोगे 13 में से 8 गया तो 5 और ये 1 15। 15 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा। दूसरा देखें 12 को, 23 को आप 12 में जोड़ दीजिए तो 35 हो जाएगा, यही अभाज्य संख्या नहीं है, ऋण संख्या नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 23 को 21 में जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। ऋण संख्या अभाज्य संख्या को कहते हैं, जो कि मैंने अभी कल एक क्लास कराई थी जिसमें अभाज्य संख्या को पढ़ाया था। मैथ मैंने स्टार्ट कर दिया, संख्या पद्धति का चैप्टर स्टार्ट कर दिया, उसको देख सकते हो। तो ऋण संख्या यानी अभाज्य संख्या, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर 18 हो जाएगा, यानी छोटे की उम्र 18 वर्ष हो सकती है, यही हमारा आंसर है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 48 हो, किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 48 हो, तो उक्त संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं हो सकता। किसका नहीं हो सकता? अगर मैं यहीं पर देखूं, अगर 3:5 का अगर मैं योग करता हूं तो 8 48 को डिवाइड कर रहा है, यानी ये हो सकता है, पर वो ये कह रहा नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, नहीं में जवाब देना है। अब मैंने 5 और 7 को जोड़ दिया, 12 हो रहा है, ये भी 48 को डिवाइड करेगा, तो ये भी नहीं होगा। 6 और 2 को जोड़ दिया, 8 हो रहा है, ये भी डिवाइड कर रहा है, यानी ये भी नहीं होगा। ये हो गया 7, और 7 48 को डिवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए ये अनुपात नहीं हो सकता, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए, वो ये कह रहा है कि नहीं दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 48 है, तो वो कौन सा अनुपात नहीं हो सकता? नहीं होने का मतलब, अगर वो योग 48 है तो विभाजित तो होगा, तो ये तीनों तो विभाजित कर रहे हैं, पर ये डी जो विकल्प है वो 7 48 को विभाजित नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल को मेरे प्यारे शिक्षक साथियों समझते हैं। n के विषम पूर्णांक होने पर निम्न संख्याओं में कौन सा एक विषम पूर्णांक है? कौन सा एक सम पूर्णांक है, ये आपको बताना है मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। जब भी मैंने बताया था कि मैंने कल क्लास ली थी संख्या पद्धति की, कि जब भी n के विषम की बात करेगा तो 1 3 5 7 आप रखना स्टार्ट कर दीजिए, और 1 3 5 7 रखने पर अगर आपको सम संख्या मिल जाए तो समझ लो एक संपूर्णांक होगा। लेकिन हम ये कैसे पता कर पाएंगे? ठीक है, तो मैं पहले 1 रख के दिखा रहा हूं। अगर मैं 3 में 1 रख दिया, n की जगह पे 1 रख दिया, घटाएं, तो यहां पर 3 माइनस के 8, यानी यहां पर माइनस का 5 मिल रहा है, यानी ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा हमारा। दूसरे इसमें रखें, हम इसमें रखें 1 रखें, क्योंकि विषम n बराबर 1, एक ही विषम होता है। फिर 3 भी रख के चेक कर सकते हैं, तो 5 प्लस के 4, ये भी विषम मिल रहा है, यानी ये भी नहीं होगा। अब मैं डी को चेक करता हूं, 4 और 1 रख दिया और 5, ये भी 9 दे रहा है, विषम दे रहा है। लेकिन तो अब आंसर तो हमारा डी मिल ही रहा है। रख के देख लें, यहाँ पर 1 का स्क्वायर रखा और 5, जैसे 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो 3 और प्लस कितना हो, 3 और 5 कितना होता है? 8, और ये सम मिल रहा है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप 3 भी रख के देख लीजिए। अगर आप 3 का वर्ग कर दो, यहाँ पर 5 रख दो, तो देखिए 3 3 9 9 30 27, और 27 में 5 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा? 32। ये भी एक सम संख्या मिल रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी विषम संख्या की बात करेगा तो 1 2 3 4 5 यानी बनी रख के चेक कर लो, और जब भी सम संख्या की बात करेगा तो 2 4 6 8 रख लो।
अगर आपको प्राकृतिक संख्या की बात करता है तो 1 2 3 4 रख के देख सकते हो। अगर आपसे पूर्ण संख्या की बात करता है तो 0 रख के देख सकते हो। अगर आपसे पूर्णांक संख्या की बात करता है तो 0 1 -1 2 -2 रख करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल को मेरे प्यारे साथियों समझेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? काजोल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। वह एक किताब को 2 सही 1/5 घंटे पढ़ती है, तो इस किताब का कितना भाग पढ़ने में शेष बचता है? आपको ये बताना है कितना भाग पढ़ने में शेष बचता है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम कहेंगे कि 1 घंटे में एक हावर में कितना पढ़ती है? 1/3 भाग पढ़ती है। 1 घंटे में 1/3 भाग पढ़ती है तो 60 मिनट में भी इतना ही पढ़ती होगी 1/3 भाग। तो अगर मैं 1 मिनट की मेरे प्यारे साथियों निकालूंगा तो 60 × 3 हो जाएगा, क्योंकि गुणा से भाग में संख्या जाती है। तो मैं कहूँगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों 1/36 18 180 180 तो मेरे प्यारे साथियों ये हो जाएगा। लेकिन अब इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ढाई सही 1/5 को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 2 घंटे का मतलब होता है मेरे प्यारे शिक्षक साथियों 60 × 2 यानी 120 मिनट हो जाएगा। और 60 × 1/5 को 12 मिनट ये हो जाएंगे। टोटल जोड़ेंगे तो 132 मिनट हो जाता है मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। तो 132 मिनट में अगर हम निकालें तो मैं कह सकता हूं 132/180 132/180। अब आप इसे सॉल्व करोगे मेरे प्यारे शिक्षक साथियों तो आप इसे कितने से काट सकते हो? 9 से काट सकते हो। 9 से नहीं कटेगा, आप इसे 4 से काट सकते हो। तो 4 चौके 16 4 पंजे 20, 4 से इसे काट सकते हो। 4 तिया 12 4 तिया। अब दोस्तों इसे आप काट सकते हो कि तो 3 से ये 11 बार कट जाएगा और 3 से ये 15 बार कट जाएगा, तो 11/15। लेकिन कितना शेष बचा हमें? शेष ये तो भाग इतना पढ़ लिया, शेष कितना बचा? 15 में से हमने 11 पढ़ लिया तो कितना? 15 में से 4/15 ही तो बचा, तो 4/15 शेष भाग बचेगा। शेष की बात करेंगे नीचे वाला मान आता है वो टोटल आता है। जैसे मैं कह रहा हूं कि 11/15 है तो टोटल 15 भाग पढ़ना था, लेकिन पढ़ा उसने कितना? 11, तो शेष कितना बचेगा? 4, तो 4/15 यानी 4/15 जो हमारा आंसर होगा वो शेष बचा है। यही हमारा आंसर है मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्लास काफी लंबी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समय कम है। इसको आसानी से देख लेना, 2-3 बार देखोगे प्रैक्टिस हो जाएगा। एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है और तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाता है। संख्या 1/8 में बदल जाती है, तो वह संख्या क्या है? अब आपसे क्या बोला है कि कोई संख्या, जैसे मैंने एक x मान ली, इसमें से 1/2 घटाया जाता है। फिर कह रहा है तत्पश्चात 1/2 से गुणा, तो संख्या ये पूरी है मेरे प्यारे साथियों। अब 1/2 से इसमें क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं। संख्या 1/8 में, यानी जब हल कर रहे हैं तो 1/8 हो जाती है, बदल जाने का मतलब हो जाती है। तो 2 से तो इसे 4 बार काट सकते हो आप लोग। तो ये कहेंगे x - 1/2 बराबर 1/4 बचेगा। अब इसको उधर ले जाओगे तो 1/4 प्लस के 1/2 प्लस में हो जाएगी। एलसीएम 4 आ जाएगा, क्योंकि इधर 2 का ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो। तो ऊपर 1 और 2 1 2 और नीचे तो 4 ही आ जाएगा, तो 3/4। तो संख्या कितनी है मेरे प्यारे शिक्षक साथियों? 3/4। जो ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है? ऑप्शन ए नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, सवाल नंबर 30। 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है। 2 अंकों वाली संख्या के दोनों का अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाता है तो अंकों का क्रम उलट जाता है। अंकों का क्रम उलट जाता है। अब यहां पर देखोगे मैं चारों विकल्प को लेता हूं, एक तो पहले मैं 54 लेता हूं। दोनों संख्याओं का अंकों को जोड़ते हैं तो 5 + 4 = 9 हो रहा है मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, हो रहा है। लेकिन जब इसको मैं 27 जोड़ता हूं तो अंक कितना बनना चाहिए? 45 बनना चाहिए जब जोड़ने पर। तो मैंने दोस्तों जोड़ा, यहाँ पर 11 बना और यहाँ पर कितना बन गया? यहाँ 8 बन गया, यानी ये तो बदला ही नहीं, यानी ये हमारा आंसर सही नहीं। अब हमने दूसरा ले लिया मेरे प्यारे शिक्षक साथियों 27। इनके अंकों को जोड़ोगे
2 और 7 तो ये तो 9 ही हो रहा है अंकों का योग, कह रहा है कि अंकों का योग 9 होना चाहिए और 27 जोड़ दिया जाए। तो जैसे ही मैं इसमें 27 जोड़ता हूं तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों 27 दूनी 54, ये भी नहीं बदले, यानी ये भी मेरा उत्तर सही नहीं। अब मैंने इसको ले लिया 63 को, 63 के अंकों का योग 6 और 3 को जोड़ रहा हूं तो अंकों का योग तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों 9 हो रहा है। अब मैंने प्यारे शिक्षक साथियों इसमें 27 जोड़ दिए तो ये हो रहा है 10 और ये हो रहा है मेरे प्यारे शिक्षक साथियों 90 हो जाएगा, यानी ये भी नहीं है तो मेरा आंसर यही हो जाएगा। लेकिन आपको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 36 के अंकों का योग तो आपको दिख रहा है कि 9 हो रहा है। अब मैं इसमें 27 मेरे प्यारे शिक्षक साथियों जोड़ता हूं तो ये हो जाएगा आपका 13 हासिल 1 और ये हो जाएगा 2 और 3 5 और 1 6। तो देखो 36 का 63, यानी 36 था और बदलने पर 63 में कन्वर्ट हो गया, यानी यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट का जो 2000 का पेपर है उसको पूरा सॉल्व करा दिया है। 1 से लेकर 30 तक जितने भी जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको मैंने पूरी तरह से विश्लेषण कर दिया है। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों आपको क्लास कैसी लगी, आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या और अपनी गति को धीमा कर दूं या कहीं और तरीके से समझाऊं। मेरे पास कई तरीके आते हैं समझाने के, अगर आप जिस तरीके से समझना चाहोगे मैं उसी तरीके से आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप देख रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए आपको जो टॉपिक पढ़ना है, जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है उसी टॉपिक पर मैं क्लास बना दूंगा, उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।